प्यारे बच्चों, एके साई स्टडी में आप लोग का स्वागत है। मैं आर्यम जावेद प्रयागराज से। आज हम लोग जो है संविधान के जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व का पार्ट 2 पढ़ेंगे। और आप लोग इसके पहले जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व जो वीडियो डाला हूं उसको आप लोग बहुत पसंद किए हैं, लाइक किए हैं और आप बहुत अच्छा कमेंट किए हैं। तो ये उसका पार्ट 2 है, इसको जरूर देखिएगा आप लोग। कुछ लड़के कह रहे सर जल्दी जल्दी पढ़ाइए, हम लोग का एग्जाम होने वाला है, तो इसलिए जो है ये पार्ट 2 है राज्य के नीति निदेशक तत्व। हम लोग पढ़ेंगे राज्य के नीति निदेशक तत्व। एक पार्ट बना चुका हूं, इसको अंग्रेजी में जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है। भारत का संविधान पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 36 से लेकर आर्टिकल 37 से लेकर 36 से लेकर 57 तक जो है इसका उल्लेख किया गया है। ये ध्यान रखना आप लोग। तो 36 से लेकर 57 तक जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व का उल्लेख किया गया है। और देखेंगे यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो यह देखेंगे जो है ये पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 जरूर आप लोग देख लीजिएगा। उसमें जो है पार्ट 1 में देखेंगे आप लोग जो है 36 से लेकर 39A तक मैं पढ़ा चुका हूँ। 39A तक मैं पढ़ा चुका हूँ। आज हम लोग जो है शुरू करेंगे अनुच्छेद 40 से लेकर, अब जितना पढ़ा दें आप लोग को, 40 से 51 तक हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। लंबा ज़्यादा वीडियो नहीं बनाएंगे। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका मतलब आप लोग बताया था कि नीति निदेशक तत्व का उद्देश्य होता है कि राज्य जो है नीतियां बनाते वक्त 36 से 51 में जो बातें दी गई हैं उसको शामिल करे। इसीलिए इसका नाम पड़ गया राज्य के नीति निदेशक तत्व। इसको अंग्रेजी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है। और नीति निदेशक तत्व जो है भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और देखेंगे नीति निदेशक तत्व वाद्य योग्य नहीं होता है। नीति निदेशक तत्व जो है किसी भी परिस्थिति में इसको निलंबित नहीं किया जा सकता है। विश्व में देखेंगे सबसे पहले स्पेन में जो है नीति निदेशक तत्व का निर्माण किया गया। और आयरलैंड का संविधान जब बनाया गया तो आयरलैंड के संविधान वाले जो है नीति निदेशक तत्व जो है स्पेन से चुराए। और जब भारत का संविधान बनाया गया तो भारत वाले जो है नीति निदेशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिए। और नीति निदेशक तत्व का उद्देश्य है भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना। और भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि नीति निदेशक तत्व का उद्देश्य है भारत में आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। और देखेंगे जो नीति निदेशक तत्व होता है भाग 4 जो है, इस पर गांधी जी के विचारों का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। और नीति निदेशक तत्व जो है समाजनिष्ठ होता है। और इस जब नीति निदेशक तत्व 36 से लेकर 51 जो दिया गया उस पर सरकार जब कानून बनाती है तब जाकर ये समाज को, नागरिकों को प्राप्त होता है। ये नीति निदेशक तत्व जो है ये राज्य के लिए बनाया गया है। ये राज्य के लिए नीति निदेशक तत्व होता है। तो इस तरह देखेंगे जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व। थोड़ा सा आप लोग को मैं रिपीट करा दूं रिवीजन करा दूं। देखेंगे जो है अनुच्छेद 36 में जो है नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद 36 में जो है राज्य का परिभाषा दिया गया है कि राज्य होता क्या है। तो इस तरह देखेंगे 36 में राज्य का परिभाषा दिया गया है, राज्य को परिभाषित किया गया है। उसके बाद देखेंगे आर्टिकल 37 में जो है 2 बातें लिखा गया कि नीति निदेशक तत्व को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। और नीति निदेशक तत्व जो होता है वाद्य योग्य नहीं होता है, मतलब नॉन जस्टिसेबल होता है। भारत का संविधान पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 38 में जो है लोक कल्याणकारी राज्य की बात किया गया। इसमें कहा गया कि राज्य जो है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना करेगा और आय की असमानता तथा अवसर की असमानता को समाप्त करेगा। तो इस तरह देखेंगे 38 में लोक कल्याणकारी राज्य की बात किया गया है। उसके बाद देखेंगे आप लोग जो है 39 में जो है कुछ राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निदेशक तत्व की बात किया गया है। और देखेंगे इसमें 39A में कहा गया चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों को जीविकोपार्जन के लिए राज्य जो है पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराएगा। उसके बाद देखेंगे जो है इसमें एक ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट जो है अनुच्छेद 39D। इसमें कहा गया कि चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, एक समान कार्य करते हैं तो एक समान उनको सैलरी दिया जाएगा। 39D में कहा गया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद देखेंगे 39A का अनुच्छेद जोड़ा गया। यह 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया।
और इसमें 39A में कहा गया कि राज्य जो है अपने नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करेगा, कानूनी जो है सहायता देगा, कानूनी सरकारी वकील उपलब्ध कराएगा। जो गरीब है, निर्धन है, पैसा नहीं, मुकदमा नहीं लड़ सकते हैं, उनको राज्य के द्वारा जो है सरकारी वकील उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस तरह 39A में जो है नागरिकों को जो है राज्य जो है अपने नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करेगा। और ध्यान रखना 39A में बात लिखा गया है। और अनुच्छेद 21 में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत जो है निःशुल्क कानूनी सहायता पाना भारत के लोगों का फंडामेंटल राइट से मौलिक अधिकार है। उसके बाद देखेंगे आप लोग, यहाँ तक तो बात समझ में आ गया। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अब हम लोग शुरू करेंगे। ये तो रिवीजन करा दिया हूँ आप लोग को संक्षिप्त में। पहला जो फर्स्ट वीडियो पढ़ा है नीति निदेशक तत्व को, उसको जरूर आप लोग देखिए। बहुत सिंपल और इजी भाषा में पढ़ा रहा हूँ। आप लोग एक बार पढ़ लेंगे तो आप लोग को याद हो जाएगा। और इतना इजी किताबी भाषा नहीं है, अपने शब्दों में पढ़ाता हूँ आप लोग को, और आप लोग पढ़ेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा आप लोग को नीति निदेशक तत्व होता क्या है, इसका उद्देश्य क्या है बनाने का, नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिया गया है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ से जो है आगे नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और आप लोग को पता है कि 39A तक पढ़ा चुका हूँ। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 40, आर्टिकल 40 के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायत की गठन की बात किया गया है। ग्राम पंचायत की गठन, ग्राम पंचायत का संगठन। देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है नीति निदेशक तत्व जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमेशा यहाँ से प्रश्न बनता है कि किस नीति निदेशक तत्व में ग्राम पंचायत की गठन की बात किया गया है, तो आप अनुच्छेद 40 बताएंगे। अनुच्छेद 40 में कहा गया कि राज्य जो है ग्राम पंचायत की गठन का प्रयास करेगा, ग्राम पंचायत गठन के लिए प्रयास करेगा, कदम उठाएगा। और इस तरह देखेंगे अनुच्छेद 40 जो है राज्यों को निर्देश देता है कि वो अपने यहाँ पंचायती राज व्यवस्था को लागू करें। तो इस तरह देखेंगे आप लोग जो है 40 को ही आधार बनाकर देखेंगे जो है संविधान में जो है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लाया गया। और इसके माध्यम से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से देखेंगे 11वीं संविधान में अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 11वीं अनुसूची देखेंगे जो है किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत से संबंधित। किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत से संबंधित है। इसमें ग्राम पंचायत को कितना विषय दिया गया? 29 विषय दिया गया है जिस पे कानून वह बना सकती है। ध्यान रखना आप लोग। और देखेंगे आप लोग जो है इसी 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में जो है, ठीक है, 9 में जो है भाग 9 में जो है अनुच्छेद 243A से लेकर और 243O तक जो है पंचायतों से संबंधित कुल 16 अनुच्छेदों के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था का नियम कानून जोड़ा गया। तो इस तरह देखेंगे जो है अब पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो इस तरह देखेंगे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम को लागू करने वाला प्रथम राज्य जो है आपका कर्नाटक है, याद रखना। देखेंगे 40 को ही आधार बनाकर जो है पंचायती राज व्यवस्था भारत में सबसे पहले कहाँ लागू किया गया। तो प्रश्न आता है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था भारत के किस राज्य में सबसे पहले लागू किया गया। तो आप बताएंगे जो है राजस्थान में जो है सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया। पंचायती राज व्यवस्था का वीडियो मैं लोड कर दिया हूँ, 3 पार्ट में है, उसको जरूर देखिएगा क्योंकि कोई भी एग्जाम हो पंचायती राज व्यवस्था से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो इसके पहले जो है पंचायती राज व्यवस्था के जो 29 विषय कौन से उसको भी वीडियो बना दिया हूँ। नगर पालिका क्या होता है, नगर पंचायत क्या होता है, नगर पालिका परिषद क्या होता है, उसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ा दिया हूँ। और पंचायतों से संबंधित जो है पंचायती राज व्यवस्था का विकास और पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं उसको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। आप लोग जो है सर्च करिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पंचायतों से संबंधित मेरा वीडियो मिल जाएगा, उसको जरूर देखिएगा क्योंकि पंचायतों से संबंधित 2-3 प्रश्न जरूर एग्जाम में पूछा जाता है और यूपी में तो जरूर पूछा जाएगा जो भी एग्जाम इधर होने वाले हैं। तो देखेंगे भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है सबसे पहले राजस्थान में लागू किया गया। राजस्थान में कहाँ लागू किया गया? तो बताएंगे जो है राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया। कहाँ लागू किया गया? नागौर जिले में लागू किया गया। ये ध्यान रखना, ठीक है। और देखेंगे पीके मूवी देखे होंगे तो पीके आमिर खान जो है राजस्थान के नागौर जिले में ही उतरता है। तो इससे लिंक बनाकर इसको दिमाग में बैठा सकते हैं। प्रश्न आता है कि पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू किया गया सबसे पहले? तो पंचायती राज मतलब राजस्थान में लागू किया, ठीक है। तो क्वेश्चन में छुपा हुआ जिससे पूछे पंचायती राज किस राज्य में लागू किया, तो राज्य से क्या हो जाएगा? राजस्थान। इस लॉजिक से दिमाग में बैठा सकते हैं।
और पूछ देगा कि पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में लागू किया गया, तो कब लागू किया गया, तो आप बताएंगे 2 अक्टूबर 1959 को जो है लागू किया गया है। ध्यान रखना, गांधी जयंती पर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया। ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि भारत का वह दूसरा राज्य कौन है जहां पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया, तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भारत का दूसरा राज्य है जहां पंचायती राज व्यवस्था जो है, देखेंगे आप लोग जो है 11 अक्टूबर 1959 को जो है लागू किया गया। तो ये ध्यान रखना आप लोग जो है, पूछ देगा प्रश्न कि संपूर्ण रूप से पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है, तब आंध्र प्रदेश बताना, क्योंकि आंध्र प्रदेश में संपूर्ण रूप से लागू किया गया। और देखेंगे आंशिक रूप से या एक जिले में लागू करने वाला प्रथम जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला राज्य और जिला कौन है, तो आप बताएंगे राजस्थान के नागौर जिला है, ये ध्यान रखना। तो इस तरह देखेंगे भारत का दूसरा राज्य जो है आंध्र प्रदेश है, जहां 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह देखेंगे 40 में जो है ग्राम पंचायत की गठन की बात किया गया है कि राज्य को निर्देश दिया गया कि राज्य जो है ग्राम पंचायतों के गठन के लिए प्रयास करेंगे। अनुच्छेद 40 को कैसे याद रखेंगे, तो बहुत ईजी होता है, इसको मैं बताया था, एक कहानी बना लीजिए। अनुच्छेद 40 को कैसे याद करेंगे, 40 में जो है कहानी बना लीजिए, अली बाबा 40 चोर, अली बाबा 40 चोर, और ये 40 चोर कहाँ चोरी करने जाते हैं, गांव में चोरी करने जाते हैं। तो अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है, गांव से संबंधित है या ग्राम पंचायत से संबंधित है, गांव को ही ग्राम कहा जाता है, ग्राम पंचायतों से संबंधित है। तो इस तरह देखेंगे, इस लॉजिक से, कहानी स्टोरी से 40 को दिमाग में बैठा सकते हैं। अब कभी भी एग्जाम में आएगा अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है, तुरंत आपके दिमाग में आ जाए कि RM जावेद सर जो है बता रहे थे कि अली बाबा 40 चोर और 40 चोर जो है गाँव में चोरी करने जाते हैं। इस लॉजिक से तुरंत आप दिमाग में बैठा सकते, याद आ जाएगा और ट्रिक लगा सकते हैं। तो इस तरह देखेंगे, अली बाबा 40 चोर का कहानी आप लोग सुने होंगे, सिम सिम दरवाजा खुल जा, ठीक है, और बोलने पे 3 बार बोलने पे दरवाजा खुल जाता है। तो उस लॉजिक से इसको याद कर लेंगे। तो इस तरह अनुच्छेदों को कहानी में पिरो दीजिए, स्टोरी बना दीजिए, अपने से को रिलेट कर दीजिए, लिंक कर दीजिए। तो देखेंगे आर्टिकल आप लोगों को कभी भूलेगा नहीं। मैं जितना भी अनुच्छेद याद किया हूँ उसको कहीं ना कहीं इमेज बनाकर, निमोनिक बनाकर और उसको लिंक करके व्यवहारिकता से कहानी किस्सा बनाकर दिमाग में बैठा लिया हूँ। तो इस मेथड से जो बताता हूँ इसको आप लोग भी यूज करें। इस मेथड से जो है आप खुद ट्रिक बनाएं और ट्रिक बनाकर इन सब अनुच्छेदों को याद करें। आप जो ट्रिक हमसे कहीं बेहतर बना सकते हो, ठीक है। और कोई भी अच्छा ट्रिक बने तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमको बताएं, और आप लोग का मैं नाम लूँगा और उस बात को जो है आगे फॉरवर्ड करूँगा जिससे अन्य बच्चों को भी फ़ायदा हो। तो इस तरह देखेंगे 40 को आप लोग याद कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि कुछ दशाओं में काम, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता राज्य के द्वारा प्रदान किया जाएगा। राज्य विधि बनाकर सुनिश्चित करेगा या राज्य विधि बनाकर लागू करेगा। तो देखेंगे 41 में कुछ दशाओं में काम, इसमें कुछ दशाओं में काम करने की बात किया गया है कि राज्य जो है शिक्षा से संबंधित जो है शिक्षा को बढ़ावा देगा, कार्य शिक्षा से संबंधित कानून बनाएगा और लोक सहायता में हर तरह की सहायता आ जाएगा। तो इसमें राज्य को निर्देश दिया गया है कि कुछ दशाओं में लोगों को, भारत के नागरिकों को या राज्यों के जो लोग निवासी हैं उनको कुछ दशाओं में काम देगा, शिक्षा उपलब्ध कराएगा और राज्य जितना हो सके हर तरह का वेलफेयर, मतलब लोक सहायता करेगा, जनता को जो है, पब्लिक का जो है वेलफेयर करेगा, लोक सहायता करेगा, इसके लिए राज्य बनाएगा। तो देखेंगे आप लोग इसी अनुच्छेद के आधार पे देखेंगे जो है मुलायम सिंह यादव जी जो है अनुच्छेद 41 के तहत जो है बेरोजगारी भत्ता दे रहे थे। जब यूपी के युवाओं को जो है रोजगार नहीं दे रहे थे, इसी के आधार बनाकर जो है बेरोजगारी भत्ता बांट रहे थे। और देखेंगे यूपी के युवाओं को जो है 1000 रुपये महीना जो है बेरोजगारी भत्ता मिल रहा था। इस तरह देखेंगे शिक्षा तो देखेंगे यूपी में जो है या भारत में देखेंगे चाहे बच्चे हों
SC ST हो, OBC के लोग हैं, उनको जो है शिक्षा फ्री में दिया जा रहा है। शुल्क पूर्ति फार्म भरकर जो है पूरा पैसा सरकार माफ़ कर देती है। सरकार छात्रवृत्तियाँ दे रही हैं और आरक्षण भी दिया जा रहा है एजुकेशन में, चाहे प्राइवेट सेक्टर एजुकेशन हो, स्कूल हो या गवर्नमेंट एजुकेशन हो। तो शिक्षा पे सरकार जो है, ठीक है, SC ST OBC को जो है संबंधित जो है बहुत से शिक्षा से संबंधित जो है नीतियाँ बनाई है, उसको लागू की गई है और शिक्षा फ्री में भी दिया जा रहा है। बहुत से लोगों को शिक्षा फ्री में मिल रहा है। लोक सहायता में हर तरह की सहायता आ जाएगा। तो देखेंगे जो है इसी अनुच्छेद को आधार बनाकर देखेंगे, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जो है कन्या विद्याधन दे रहे थे, लैपटॉप दे रहे थे और महिलाओं को जो है, लड़कियों को साइकिल बांट रहे थे। मुलायम सिंह यादव जो है लखनऊ में बुला कर जो है महिलाओं को 2-2 साड़ियाँ बांट रहे थे। इस तरह देखेंगे जो है लैपटॉप दिया जा रहा था। ये सब क्या है? लोक सहायता है। ये अनुच्छेद 41 के तहत ही दिया जा रहा है। देखेंगे एम्बुलेंस सेवा शुरू कर दिया गया है। सरकारी हॉस्पिटलों में फ्री में इलाज हो रहा है। हर महीने आधा बोरी चावल, आधा बोरी गेहूँ मिल रहा है। केरोसिन दिया जा रहा है। सरकार जो है बहुत सी योजनाएं चला रही हैं। तो इस तरह देखेंगे सब लोक सहायता है। वृद्धा पेंशन मिल रहा है। तो इस तरह देखेंगे 41 को ही आधार बनाकर ये सब योजनाएं लागू सरकार कर रही है। तो भारत सरकार सरकारी अनुच्छेदों के आधार पर बहुत से नियम कानून बना दिए हैं। 41 में कहा गया है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता राज्य के द्वारा प्रदान किया जाएगा। राज्य इसके लिए विधि बनाएगा, इसको लागू करेगा। समझ में आया होगा आप लोग को। अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 42 में देखेंगे जो इसमें कहा गया है, काम की न्यायसंगत मानोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए, इसको लिखते जाए आप लोग, कॉपी पेन उठाकर इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। मानोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए तथा स्त्रियों को प्रसूति सहायता प्रदान करेगा। राज्य विधि बनाकर सुनिश्चित करेगा। तो इस तरह देखेंगे 42 में जो है काम की न्याय संगत, इसमें जो है क्या बात लिखा गया इसको ध्यान से समझें। 42 जो है काम की न्याय संगत मानोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए तथा स्त्रियों को प्रसूति सहायता राज्य के द्वारा प्रदान किया जाएगा। ये देखेंगे, इस लाइन को अंडरलाइन कर देना आप लोग। स्त्रियों को प्रसूति सहायता राज्य के द्वारा प्रदान किया जाएगा। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, किस नीति निदेशक तत्व में जो है स्त्रियों को प्रसूति सहायता देने की बात किया गया है? तो आप लोग बताएंगे अनुच्छेद 42 में। काम की न्याय संगत, इसको थोड़ा समझ लें आप लोग। काम की न्याय संगत का मतलब होता है कि किसी से काम कराते वक्त उसके साथ न्याय किया जाएगा, उसका शोषण नहीं किया जाएगा। मानोचित दशाएं, काम कराते वक्त उसकी हर तरह की मानोचित दशाएं सुनिश्चित किया जाएगा। आप किसी से काम कराते हैं तब ये नहीं कि एक अंधेरे कमरे में ले गए और लाइट पानी बिजली सब बंद कर दिए, कहोगे इसी अंधेरे कमरे में काम करना है, तो कोई मानोचित दशा नहीं है। ठीक है, तो मानोचित दशा का मतलब है कि जो भी आप काम कराते हैं तो काम कराने वाले व्यक्तियों का आप शोषण नहीं करेंगे। हर तरह की उसकी जैसे लाइट, पानी, बिजली, हवा, हर ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको जो है वो उपलब्ध कराएंगे। 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कराएंगे और 8 घंटे में 1 घंटे का लंच देंगे, साप्ताहिक छुट्टी देंगे, 30 त्यौहार पर जो है बोनस देंगे। ये सब मानोचित दशा है। तो इसमें यही कहा गया काम की न्याय संगत, काम कराते वक्त जो है न्याय संगत न्याय करेंगे, उनके साथ शोषण नहीं करेंगे और मानोचित दशा जो है सुनिश्चित करेंगे। मानव से संबंधित मानव की आवश्यकता के लिए जितनी भी दशाएं, परिस्थितियां हैं वो सब उपलब्ध होना चाहिए। ये नहीं कि काम कराते हैं तो इंसान के साथ जो है कर्मकारों के साथ जो है जानवरों जैसा व्यवहार करें, पशुवत व्यवहार करें। यदि ऐसा करते हैं तो ये गलत है। तो यही बात लिखा कि काम की न्यायसंगत मानोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए तथा स्त्रियों को प्रसूति सहायता राज्य के द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बार बार आता है। प्रसूति सहायता का मतलब होता है जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, जो बच्चा प्रसव का जो टाइमिंग होता है उसी को प्रसूति सहायता कहा जाता है। देखेंगे आप लोग
42 को आधार बनाकर जो है भारत सरकार, राज्य सरकार के द्वारा बहुत से प्रसूति सहायता जो है सरकार के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। जैसे देखेंगे मेरी गोल्ड योजना, जननी योजना, सौभाग्यवती योजना, मातृत्व योजना, बहुत से जो है योजनाएं चलाई जा रही हैं। आज देखेंगे सरकार, भारत सरकार, राज्य सरकार के द्वारा प्रसूति अधिनियम के तहत जो है बहुत से छूट मिल गया है। जो महिलाएं सरकारी जॉब करती हैं और प्रसूति का टाइम है तो उनको जो है उस अधिनियम के तहत जो है उनको जो है वैतनिक छुट्टी दे दिया जाता है, छुट्टी के दौरान सैलरी भी मिलता है। उसके बाद देखेंगे आजकल जो है फ्री में बच्चे जन्म ले रहे हैं, मम्मी को जो है पैसा भी मिल रहा है और बच्चे को दूध पीने के लिए भी पैसा दिया जा रहा है। तो इस तरह देखेंगे जो है गांव में जो है प्रशिक्षित दाइयों की नियुक्ति कर दिया गया है, गांव में हॉस्पिटल खोल दिए गए, एम्बुलेंस सेवा शुरू कर दिया गया है। ये सब क्या है? प्रसूति सहायता। बच्चा जन्म लेते ही उसके देखेंगे जो है टीका पे टीका लगाया जा रहा है। ये सब खर्च कौन कर रहा है? सरकार कर रहा है। तो ये सब प्रसूति सहायता के तहत किया जा रहा है। तो यही प्रश्न आता है कि प्रसूति सहायता राज्य प्रदान करेगा किस अनुच्छेद के तहत? 42 के तहत। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न आता है कि अनुच्छेद 40 में क्या कहा गया है? तो अब बताएंगे अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायत की गठन की बात किया गया है। प्रश्न है कि ग्राम पंचायत जो है, ग्राम पंचायत का जो है भारत में जो है पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में सबसे पहले लागू किया गया? तब बताएंगे राजस्थान में लागू किया। किस जिले में लागू किया गया? तो आप लोग बताएंगे जो है राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया। प्रश्न ये बनता है कि संपूर्ण रूप से पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। प्रश्न आता है कि आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू किया गया? तो बताएंगे 11 अक्टूबर 1959 में लागू किया गया। ये भी प्रश्न बन सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था किस सूची का विषय है? तो आप बताएंगे पंचायती राज व्यवस्था जो है राज्य सूची का विषय है। प्रश्न ये बनता है कि पंचायतों से संबंधित कितने अनुच्छेद बनाए गए हैं? तो 16 अनुच्छेद बनाए गए। ग्रामीण अनुसूची किससे संबंधित है? तब बताएंगे पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के द्वारा दिया गया? तो बताएंगे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे जो है 41 में कहा गया है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता राज्य के द्वारा प्रदान किया जाएगा। और 42 में देखेंगे जो है काम की न्यायसंगत तथा मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए तथा स्त्रियों को प्रसूति सहायता राज्य के द्वारा प्रदान किया जाएगा। उसके बाद देखेंगे आप लोग जो है अनुच्छेद 43 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मजदूरों से संबंधित है। बार बार प्रश्न बनता है। इसमें जो है मजदूरों के लिए निर्वाह मजदूरी की बात किया गया है। मजदूरों के लिए निर्वाह मजदूरी की बात किया गया है। मजदूरों के लिए निर्वाह मजदूरी। तो देखेंगे जो है इसमें कहा गया है कि राज्य जो है, ठीक है, राज्य जो है मजदूरों के लिए इतना मजदूरी निश्चित करे जिससे उनके परिवार का भरण पोषण हो जाए। तो इस तरह देखेंगे मजदूरों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रावधान जो है अनुच्छेद 43 में दिया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि राज्य जो है मजदूरों के लिए जो है हर साल जो है भारत सरकार, राज्य सरकार मजदूरों के लिए एक मजदूरी निश्चित करेगा। और 43 को ही आधार बनाकर देखेंगे संसद ने जो है 1976 में जो है भारतीय मजदूरी अधिनियम 1976 का निर्माण किया। तो मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए जो है भारत सरकार ने मजदूरी अधिनियम 1976 का निर्माण किया और भारतीय प्रतिकार अधिनियम 1976 का निर्माण किया गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पूछ देगा कि मजदूरों के लिए निर्वाह मजदूरी की बात किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आप बताएंगे 43 में किया गया है। देखेंगे आप लोग भारत सरकार, राज्य सरकार के द्वारा जो है हर साल जो है मजदूरों का जो है सरकारी रेट तय करता है। आप लेबर चौराहे पे जाएंगे तो वहाँ मजदूरों की सरकारी रेट तय लिखा रहता है। आपको यदि काम कराना है तो बढ़ा हुआ वेतन होता है, सरकार के द्वारा बढ़ाया जाता है, उतना ही उन काम करने वाले जो मजदूर हैं उतना ही एक दिन का दिहाड़ी या उनको सैलरी देंगे जितना लिखा हुआ है। लेकिन आप लोग लेबर चौराहे पे हम लोग जाते हैं, ठीक है, कम पैसे में ही मजदूरों को उठा लाते हैं और उनका शोषण करते हैं। जो सरकारी रेट है वो पैसा नहीं देते, सरकारी रेट अच्छा खासा दिया जाता है, न्यूनतम मजदूरी दिया जाता है, जिससे अब वो व्यक्ति जो है मजदूर जो है काम करने वाला जो कर्मकार है वह स्वयं या अपने परिवार का भरण पोषण कर ले। तो इस तरह देखेंगे 43 को ही आधार बनाकर जो है, ठीक है, भारतीय मजदूरी अधिनियम बनाया गया है। और देखेंगे जो है बधुआ उन्मूलन अधिनियम जो है 1976 बनाया गया है और भारतीय प्रतिकार अधिनियम 1976 बनाया गया है। तो मजदूरों का शोषण न हो इसके लिए 43 के तहत भारत सरकार जो है बहुत से नियम कानून बना दिया है और 43 को ही आधार बनाकर राज्य सरकार के द्वारा भी बहुत से कानून बना दिया गया है। उसके बाद देखेंगे अनुच्छेद 43
ये बाद में जोड़ा गया है। और 43A जो है यह इंदिरा गांधी के द्वारा जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा कहा गया है कि उद्योगों के प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी होगी। इसमें कहा गया है उद्योगों के प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी होगी। उद्योगों के प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी होगी। और यहाँ प्रबंध से तात्पर्य है नीति निर्धारण में मजदूरों की भागीदारी से। कहने का मतलब है कि अब जो है उद्योग धंधा है, कोई भी कारखाना है, उसमें मजदूरों की सहमति ली जाएगी। जो मालिक है, बॉस है, वह मनमाने ढंग से कोई भी पॉलिसी नीति जो है एक तरफा लागू नहीं कर सकता है। तो इस तरह देखेंगे उद्योगों के प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी होगी। मतलब यहाँ प्रबंध से मतलब है कि नीति निर्धारण में जो है मजदूरों की भागीदारी से, कि नीतियाँ बनाते वक्त जो है मजदूरों से सलाह मशवरा लिया जाएगा जिससे उनका शोषण न हो सके। तो इस तरह देखेंगे 43 ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा पूछा जाता है। उसके बाद देखेंगे आप लोग जो है अनुच्छेद 44 में देखेंगे जो है ये इसमें एक समान सिविल संहिता की बात किया गया है। एक समान सिविल संहिता की बात किया गया है। एक समान सिविल संहिता, इसको कहा जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा जाता है, ध्यान रखना। एक समान सिविल संहिता का मतलब इसमें कहा गया कि राज्य जो है भारत के राज्य क्षेत्र में एक समान सिविल संहिता लागू करेगा। एक समान सिविल संहिता का मतलब है जो कानून में जो अंतर है उसको दूर किया जाएगा। सबके लिए, सभी भारतीयों के लिए एक समान कानून होगा। जैसे देखेंगे मुसलमान लोग 4 शादियाँ कर सकते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1956 कहता है कि हिंदू लोग एक शादी कर सकते हैं। मुस्लिमों में 3 तलाक वाला सिस्टम लागू था जो अब अध्यादेश के माध्यम से रोक लगा दिया गया है। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट में जो है तलाक पति पत्नी की सहमति से होगी। ठीक है, तलाक को बहुत कठोर कर दिया गया है। देखेंगे हिंदू धर्म में जो है ये अदर धर्म में तलाक होने के बाद जो है भरण पोषण अच्छा खासा दिया जाता है। वहीं मुस्लिमों में जो है तलाक होने के बाद जो है बहुत कम भरण पोषण दिया जाता है। ईसाइयों का अलग नियम कानून है। SC ST के लिए जो है अलग से नियम कानून है। हिंदुओं के लिए अलग कानून है, सिख ईसाई के लिए अलग कानून है। तो भारत में देखेंगे जो है जो धार्मिक मामले हैं वहाँ राज्य हस्तक्षेप नहीं करता है, ना संविधान में जो है हस्तक्षेप करने की बात किया गया है। लेकिन देखेंगे जो है 44 जो कहा गया, 44 बनाया गया, इसमें कहा गया है कि भारत सरकार, राज्य सरकार जो है ऐसा कानून बनाएगा जो भारत में जो कानून में अंतर है उसको दूर करेगा, सबके लिए एक समान कानून बनाने का प्रयास करेगा। तो देखेंगे 44 जो अनुच्छेद जो है थोड़ा विवादित अनुच्छेद है क्योंकि इस पर कोई भी कानून नहीं बनाता है। ये ध्यान रखना आप लोग जो है। गोवा एक ऐसा राज्य है जहां एक समान सिविल संहिता लागू है। ध्यान रखना, एक समान सिविल संहिता लागू किया गया है। ध्यान रखना, गोवा एकमात्र राज्य है जहां एक समान सिविल संहिता लागू किया गया है। क्योंकि देखेंगे 44 जो है सबसे विवादित समय है। और देखेंगे जो तलाक वाला जो नरेंद्र मोदी जी तलाक का जो नियम बना रहे हैं ये अनुच्छेद 44 पर ही आधार बना रहे थे। प्रश्न बन सकता है कि केंद्र सरकार जो तलाक जो कानून बना रहा है यह किस अनुच्छेद के तहत बना रहा है? 44 को ही आधार बनाकर बनाया जा रहा है। वैसे देखा जाए तलाक जो होता है और विवाह जो होता है समवर्ती सूची का विषय होता है। किस सूची का विषय होता है? समवर्ती सूची का। और समवर्ती सूची पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। तो इस तरह देखेंगे जो है 44 जो है विवादित अनुच्छेद है, इसीलिए इस पर कोई कानून बनाने का प्रयास नहीं करता है क्योंकि इसमें कहा गया है कि राज्य जो है भारत के राज्य क्षेत्र में एक समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करेगा, जो कानून में अंतर है उसको दूर करेगा और सबके लिए एक समान कानून होगा। तो भारत में एक संविधान है, एकल नागरिकता है, तो एक समान जो है सबके लिए कानून होना चाहिए। लेकिन संविधान सभा वाले जो है हर धर्म जाति के लोगों के लिए उनके जो रीति रिवाज परंपराएं धर्म था उसी को मान्यता दे दिया गया। और जहाँ तक पॉसिबल था सबके लिए एक समान कानून बनाना, वहाँ तक तो कानून बना दिया गया। जहाँ कानून बनाना पॉसिबल नहीं था, विवाद झगड़ा होने की संभावना थी, देश की एकता अखंडता सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाता, तो वहाँ जो है 44 अनुच्छेद बना दिया। कहा गया कि आने वाले समय में जो है ठीक है सबके लिए एक समान सिविल संहिता, एक समान नियम कानून बना दिया जाएगा। जब भारत के लोग पढ़ेंगे, शिक्षित होंगे, बौद्धिक स्तर उनका बढ़ जाएगा, उनके अंदर वैज्ञानिक
वैज्ञानिक सोच हो जाएगी, तब धीरे धीरे जो है एक समान कानून सबके लिए बना दिया जाएगा। तो इसीलिए देखेंगे 44 को वर्तमान समय में लागू कर दिया जाए तो देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाएगा। सभी धर्म के लोग कहेंगे कि देखो भारत सरकार, आज सरकार हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है और हमारे रीति रिवाज परंपराओं के विरुद्ध नियम कानून बना रही है। इसीलिए देखेंगे 44 पे जो है कोई नियम कानून नहीं बनाता है, क्योंकि ये विवादित है। लेकिन 44 एक ऐसा अनुच्छेद है जो वर्तमान में लागू कर देने से देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा को खतरा भी पैदा हो सकता है। लेकिन 44 को आने वाले समय में यदि लागू कर दिया जाए, ठीक है, तो देश की आने वाले समय जब भारत के लोग पढ़ेंगे, शिक्षित होंगे, वैज्ञानिक सोच हो जाएगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचेंगे, तर्कवाद का विकास हो जाएगा, धर्म से थोड़ा सा ऊपर सोचने लगेंगे, तब देखेंगे 44 को लागू किया जाएगा तो कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगा। जब भारत के ही लोग कहेंगे कि जब भारत में एक संविधान है, जब एकल नागरिकता है, जब एक देश है, तो सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। तो इसीलिए देखेंगे 44 पर कोई कानून बनाता नहीं है। यही एक ऐसा अनुच्छेद है नीति निर्देशक तत्व पर, जिस पे जो है सिर्फ गोवा एक कानून बनाया और कोई कानून बनाने की हिम्मत नहीं करता है। इसी को एक समान सिविल संहिता कहा जाता है। ठीक है, 44 में कहा गया है कि राज्य जो है भारत के राज्य क्षेत्र में एक समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। और इसको याद करना बहुत आसान है। आप लोगों को मैं इसके पहले भी ट्रिक में बताया था। जैसे पूछेगा कि एक समान सिविल संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो प्रश्न आ जाएगा 42 में है। बी ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 43 में दिया गया है। सी ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 44 में दिया गया है। डी ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 45 में दिया गया है। तो जैसे कहेगा एक समान मतलब बराबर, तो ऑप्शन में देख लेना जो है कौन सा अनुच्छेद एक समान है, तो 44 एक समान दिख रहा है, इसी को टिक लगा देना। अब कहोगे 55 दे देगा तब, तो 55 में राष्ट्रपति से संबंधित, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के बारे में दिया गया है। अब दे दे कि 22 दे दे तो मौलिक अधिकार है, 33 दे दे तो मौलिक अधिकार है। आप तो मौलिक नीति नहीं दे सकता तो पढ़े ही रहेंगे, ऐसा तो नहीं है बिना पढ़े ही चले जाएंगे एग्जाम देने, समझ में आ गया। तो आप पढ़ कर जाएंगे, वहाँ बस एक आधार मिल जाएगा कि नीति एक समान सिविल संहिता की बात जो है 36 से 51 में ही है, और 36 से 51 में ही जो है 44 आता है, वही एक समान सिविल, उसी में एक समान सिविल संहिता की बात है। ठीक है, तो बहुत से लड़के कहते हैं कि सर 55 दे दे, 22 दे दे, 33 दे दे तो कहाँ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि बिना जो है पढ़े जो है मुंह उठाए चले जाएंगे एग्जाम देने के लिए। तो पढ़ लिख कर जाएंगे आप लोग, कभी ना कभी पढ़े ही रहेंगे कि 36 से 51 में ही जो है नीति एक समान सिविल संहिता की बात किया गया है। आप थोड़ा सा कन्फ्यूज होंगे, याद नहीं आएगा, तो इस लॉजिक से तुरंत आप जो है 44 ऑप्शन में रहेगा तो ट्रिक लगा सकते हैं। ठीक है, और कोई यूनिवर्सल नियम नहीं है और ना ट्रिक कहा गया हमको पढ़ाने के लिए। तो मेरी महानता है कि मैं आप लोगों को ट्रिक पढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो जिसको अच्छा लगे, ठीक है, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकता है और अच्छा कमेंट कर सकते हैं। नहीं, अब मेरा ट्रिक अच्छा लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत से चैनल है जो ट्रिक वाले पढ़ा रहे हैं, वहाँ देखिए, उसको फॉलो करिए, समझ में आ गया। लेकिन गंदा भद्दा कमेंट ना करें, बहुत गुस्सा भी आता है, क्योंकि आप लोग कमेंट पढ़ कर ही हमको प्रेरणा मिलता है कि मैं अच्छे वीडियो बनाऊँ और आप लोग के लिए दिन रात मेहनत करता हूँ। जब आप लोग कमेंट अच्छा नहीं करते हैं, ठीक है, गलत क्वेश्चन पूछते हैं, बाल का खाल निकालते हैं, तब जो है थोड़ा सा मनोबल डाउन होता है। तो आज इतना ही, ठीक है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तीसरा पार्ट फिर बनाऊंगा नीति निर्देशक तक। और यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा। बाय, नमस्कार।